स्टार्ट है। जय नारायण बच्चों, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी में। मैं नेहा पांडे आपको होम साइंस टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन है। एग्जाम में हमारे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर वो आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है हमें सारी चीज़ें आती है तो उन चीज़ों पे हम फोकस ही नहीं करते हैं। तो हमारा वही है कि आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन, उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के, जिस पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें उन चीज़ों को क्या करना है, निगलेक्ट नहीं करना है। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। वैसे एक बार एनसीईआरटी से है, 11th क्लास की हम बात करते हैं, 11th क्लास के एनसीईआरटी से है। और ये हमारा टीजीटी पीजीटी में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं सीडी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं चाइल्ड में, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसमें लड़कियों के विकास के बारे में, वृद्धि विकास के बारे में पढ़ते हैं, प्लस उसके ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। जो भी हमारी इसकी अवस्थाएँ होती हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, इन सभी अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। और हम ये भी ध्यान देते हैं कि हमारी जिन अवस्थाओं के बारे में क्या हो रहा है, किन अवस्थाओं में क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब बच्चा होता है, छोटा सा जब शिशु होता है, तो वो क्या होता है, नवजात होता है, नया होता है। अभी वो क्या किया, जन्म लिया है, वह क्या कर रहा है, मतलब सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, तो उसके अंदर कई प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के आधार पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा लड़कियों में यौवनावस्था आरंभ माना जाता है। आरंभ मतलब स्टार्टिंग की बात करें, हम शुरू की बात करें, शुरुआत की बात करें। आरंभ मतलब शुरुआत की हम बात करें, कब से शुरू हो रहा है, ठीक है, कब से शुरू हो रहा है। लड़कियों में मतलब गर्ल्स की बात करें, यहाँ पे हम यौवन अवस्था मतलब यौवन अवस्था को हम यहाँ पे देख सकते हैं, यौवना अवस्था, ठीक। तो ये जो हमारा होता है, प्यूबर्टी के नाम से हम इसे जानते हैं, प्यूबर्टी के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये जो हमारी अवस्था हो जाती है, हम इसकी स्टेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेज, मतलब वहाँ पे अवस्था की बात होती है। किस अवस्था में क्या अगर लड़कियों में ये अवस्था क्या होती है, प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला होता है, देखते हैं ऑप्शन, इसमें 9 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। सेकंड हम इसमें देखते हैं 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच। थर्ड हम देखते हैं 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच। और फोर्थ हम देखते हैं 15 वर्ष से 17 वर्ष के बीच। तो हमें इसमें ये बताना है बेटा कि जो हमारी यौवन अवस्था की स्टेज है, कब से शुरू हो रही है। जैसे कि इसमें एक थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि यौवन अवस्था है क्या। तो इस अवस्था में क्या होता है, थोड़ा सा लड़कियों के अंदर जो हमारे होते हैं, हाँ, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शारीरिक वृद्धि, थोड़ा विकार देखने को मिलता है। शारीरिक प्रकार से हम कह सकते हैं एक तरीके से थोड़ा सा कहीं उनके में डिसबैलेंस दिखाई देगा। हार्मोन्स में क्या होगा, उतार चढ़ाव होगा। तो यहाँ पे हम उनकी बात की कि जिस स्टेज में उनके अंदर परिपक्वता आ जाती है, हम कह सकते हैं क्या, परिपक्वता आ जाती है। तो यहाँ पे 9 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 13 वर्ष। इसे हम एनसीईआरटी में भी अगर देखते हैं तो 10 से क्या माना जाता है, 10 से 15 के बीच में भी माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें लड़कियों के अंदर पीरियड्स का भी आना, और लड़कों के अंदर दिखते थोड़ा सा आवाज़ मतलब भारी होना, मूछें आना, दाढ़ी आना, इन सब चीज़ों की क्या है, प्रदर्शन मतलब प्रयास से दिखता है कि इससे हमारी अवस्था प्रारंभ हो गई है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 9 वर्ष से 11 वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 9 वर्ष तो आपके बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा किशोरावस्था की हम बात करेंगे ना, वहाँ पे हम उसे 12 से 18 वर्ष मानते हैं। लेकिन जो हमारी ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है कभी कभी, और ये सबके अंदर अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होती है, ऐसा नहीं कि एक साथ ही। क्योंकि जो हमारा विकास या वृद्धि का जो दर होता है बेटा ना, अलग अलग हर किसी में अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। तो 11 वर्ष के बीच बिल्कुल भी नहीं, 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच ये हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि इसके अंतर्गत ही हम देखते हैं जो हमारी बाल्यावस्था की स्टेज होती है, किसकी बाल्यावस्था की स्टेज हम मान रहे थे कितनी हो रही थी, 6 से 12। और फिर हम किशोरावस्था की स्टेज मान रहे थे, किसकी मान रहे थे, किशोरावस्था की स्टेज हम मान रहे थे 12 से 18 वर्ष मानते हैं। अब जो हमारा पीरियड काल देखते हैं, इनके मतलब यहाँ 6 से जब 10 तक, तो यहाँ पे भी हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। और किशोरा में भी हम डिवाइड कर देते बेटा, 12 से क्या कहते हैं, उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि जो हमारे 11 वर्ष, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकम, और यहाँ पे 13 वर्ष, एक अधिक। तो इस अवस्था के बीच में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर क्या कहते हैं, परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें क्या है, मैच्योरिटी आने लगती है, कुछ चीज़ों की समझ होने लगती है, ठीक है। 13 से 15 वर्ष बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा सीधे किस में पहुंच जा रहा है, किशोरावस्था में पहुंच जा रहा है। तो नहीं, बाल्यावस्था के अंतिम,
और किशोरावस्था से स्टार्टिंग में ये हमारे जो लक्षण होते देखने को मिल जाते हैं। 15 वर्ष से 17 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 17 वर्ष हम देखते हैं ना, 18 वर्ष के स्थान पे तो हमारा किशोरावस्था क्या हो रहा है, लगभग समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। 15 वर्ष बिल्कुल भी, तो जब 15 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा तो हम ये भी नहीं मानेंगे। और यहाँ पे 9 तो बहुत हमारी कम उम्र हो जाती, तो यहाँ पे लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे जैसे हमारा खान पीन होता है उसमें परिवर्तन होते जाते हैं, बदलाव होते जाते हैं, तो उसके अनुसार भी ये अवस्था 10 वर्ष चली जाती है। जो आपकी 11 वर्ष की अवस्था हो रही है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 10 वर्ष से 13 भी मान ली जाती है, और कहीं कहीं 15 भी मान ली जाती है, क्योंकि हमारे खाने पीने पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमारी मतलब जो बॉडी में हमारे डिसबैलेंस हो रहा है या फिर परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा इसका, लड़कियों में यौनावस्था आरंभ माना जाता है 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है लड़कों में। अभी तक हम लड़कियों की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम लड़कों में बात करते हैं। लड़कों में यौवनावस्था का आरंभ माना जाता है। अभी तक हम लड़कियों की बात कर रहे थे और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। अब यहाँ पे हम बॉयज़ की बात करें, यौवन अवस्था अभी हमने इसका देखा, स्टार्टिंग की बात की थी, और आरंभ मतलब हम शुरुआत की बात करें, मतलब कैसे इसकी शुरुआत में लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच, तो नहीं, हमेशा इन चीज़ों में देखा जाता है। थोड़ा सा जब हम स्टेज की बात करते हैं तो लड़कियों में क्या होता है, परिवर्तन थोड़ा सा शीघ्र दिखाई देता है और लड़कों में थोड़ा सा बाद में दिखाई देता है। तो लड़कियों में यहाँ लड़कों की बात करें तो 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच, 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच, 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच और 15 वर्ष से 17 वर्ष के बीच। हम यहाँ पे जब लड़कियों की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच, तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक समय तो बिल्कुल भी नहीं में प्रारंभ होने वाला। हमने भी ये चीज़ आपको बताई ना कि लड़कियों में कोई चीज़ पहले मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है और लड़कों में क्या होता है, बाद में मिलता है। 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच, यहाँ पे हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच, क्योंकि 15 वर्ष से 17 वर्ष के बीच हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आंसर हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है, हमारा बाल्यावस्था लगभग खत्म हो चुका रहता और किशोरावस्था यहाँ से क्या हो रहा है, शुरुआत, वो भी लगभग खत्म ही हो रही है। फिर हम इसके ऊपर देखते हैं 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जो लड़कों में यौवनावस्था का आरंभ माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है, वह हमारा 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच मानी जाती है। और जो हमारा लड़कियों में देखा जाए कि लड़कियों में माना जाता है यौवन अवस्था का आरंभ माना जाता है, तो वह हमारे 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में, मतलब उनमें 2 साल का अंतर, लेकिन इनसे पहले, जैसे कि 13 की अपेक्षा यहाँ 11 हो जाता है और 13 की अपेक्षा यहाँ पे 15 हो जा रहा है, तो 2 साल उनसे पहले की बात करें। थर्ड क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस संस्कृति में किशोर स्वयं के बारे में, किशोर की बात करते हुए हम किशोरावस्था की बात कर रहे थे, स्वयं मतलब खुद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, खुद के बारे में, अपने परिवार और किसके, अपने परिवार और समुदाय के संदर्भ में हम के रूप में बात करते हैं, हम के रूप में बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे आधा टाइप हुआ था। तो किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, या पश्चिमी संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि संस्कृति की बात हो रही है। तो अभी हमारा कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति, तो हमारी भारतीय संस्कृति है, तो हम भारतीय संस्कृति की ही बात करेंगे। लेकिन हम किसकी बात करें, ना तो हम यहाँ पे शैशवावस्था की बात करें, ना तो हम शिशु की बात करें, ना तो हम यहाँ पे बाल्यावस्था की बात करें, नहीं, हम किसकी बात करें, किशोर की बात करें। किसकी बात करें, किशोर की बात करो। तो किशोर क्या करेगा, स्वयं के बारे में, मतलब खुद के बारे में, अपने परिवार और किसके, अपने परिवार और समुदाय, किसके बारे में, अपने परिवार और समुदाय के संदर्भ में किसके रूप में बात करना चाह रहा है, हम के रूप में। तो मतलब जो बच्चा है यहाँ पर, जो किशोर हो चुका है, वो स्टेज को क्या करे, 12 से जो 18 वर्ष का हमारा जो बालक है, वह क्या करे, अपने परिवार और समुदाय को हम के रूप में क्या कर रहा है, परिभाषित करना चाहता है। ये अपने परिवार में क्या घुलनशील हो रहा है, समुदाय के बारे में चीज़ों को जान रहा है और वह परख रहा है। तो इसमें हमारा आंसर देखते हैं बेटा, भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, भारतीय संस्कृति एवं पश्चिमी संस्कृति दोनों, बिल्कुल भी नहीं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय संस्कृति, क्योंकि हम अपने कल्चर की बात करते हैं। जो शिशु होता है, जब उसका परिवेश होता है, जब उसको पालन पोषण दिया जाता है, तो जैसी उसकी इन्वायरमेंट होती है वैसे ही वहाँ पर क्या करता है, उसकी सोच भी स्वयं पसंद बनती जाती है। तो यहाँ पे जो हम भारतीय संस्कृति, तो भारत में रह रहा है, तो यहाँ पे इस कल्चर को ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि उसकी एज भी कितनी होगी, 12 से 18 वर्ष, इससे अधिक तो एज उसकी है नहीं।
तो अभी इसे किसी भी चीज़ का ज्ञान है, अभी इसे सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ज्ञान होता है जिसमें कि जिस समाज में वह रह रहा है, जिस परिवार में वह रह रहा है, जैसे वो माहौल में क्या हो रहा है, ढल रहा है, तो उन्हीं चीज़ों को वो क्या कर रहा है, सीख रहा है और अपने अनुसार उसको ढाल रहा है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा भारतीय संस्कृति, क्योंकि जब अभी अगर हम प्रौढ़ा की यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो हमारा दोनों आ सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हम चीज़ों को जानने लगते हैं, फिर उसमें क्या कहते हैं, जागरूक होने लगते हैं, तो और भी चीज़ों को क्या करते हैं, खोजने लगते हैं। तो यहाँ पे इसका भी हमारा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, विकास होने लगता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी एज चल रही है 12 से 18 वर्ष की चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने परिवार और अपने समाज, अपने दोस्तों, अपने विद्यालय और आस पड़ोस से ही सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, बालक को किस अवस्था में मित्र मंडली के सहयोग की आवश्यकता होती है? किसको? बालक को किस अवस्था में मित्र मंडली, किसकी? मित्र मंडली के सहयोग, किसकी? सहयोग की आवश्यकता होती है। वैसे अगर हम बात करें तो हम सभी को भी मित्र मंडली की सहयोग की आवश्यकता होती है। हमारी लाइफ में कोई ना कोई दोस्त तो होता है ना, जैसे क्या करता है, जरूरत पड़ने पे हमारे साथ खड़ा रहता है। लेकिन हम बालक की बात करें, किसकी? बालक की बात करें कि बालक को किस अवस्था में मित्र मंडली के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो पहला आपका ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा आपका ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और तीसरा आपका ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, चौथा है आपका किशोरावस्था। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें जो मित्र मंडली की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हमारा होता है बेटा किशोरावस्था। किसमें? किशोरावस्था। यहाँ पे हम देख लेते हैं 12 से 18 हम मान रहे हैं, 12 से 18 हम मान रहे हैं किशोरावस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वह सबसे पहले स्कूल कब जाना प्रारंभ करता है? 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद ही जाना प्रारंभ करता है, जब उसकी शैशवावस्था की स्टेज क्या होती है, लगभग खत्म हो जाती है, और बाल्यावस्था में वह प्रवेश करता है, तब वो जाकर के केजी, फिर क्या कहते हैं, अपर प्राइमरी में जाता है, उसके बाद वो 6 to 8 में जाता है। तो जब बच्चा प्राइमरी में रहता है तब तक वो क्या, मित्र मंडली को बस थोड़ा बहुत समझता है कि हाँ खाना पीना है, बोलना चालना, और इसी में उसकी दोस्ती है, बस एक दूसरे से टिफिन शेयर करना, मारपीट करना, एक दूसरे की बात को समझना। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में खुद को लगाते हैं ना, मैं बहुत हूँ, मतलब मेरे आगे कोई नहीं, अगर कोई कुछ कह रहा है तो ठीक है, वो सबसे क्या करेगा, निपट लेगा, जैसे कि एक तरीके से बदमाश प्रवृत्ति की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अभी उन्हें सहयोग की बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, अभी वो क्या करें, चीज़ों को सीख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी बाल्यावस्था इसी तरीके से गुजर 1 2 3 5 4 5th क्लास तक। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 क्लास में या 5th क्लास में जाता है तो उसकी एज हमारी हो जाती 12 से 18 वर्ष का लगभग हो जाता है। 12 वर्ष की स्टार्टिंग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे किशोरावस्था में बालक होता है, तो जब वो इस स्टेज में पहुँचता है तो इसको दोस्ती का बहुत अच्छा सा मतलब महत्व पता होता है। इसे लगता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ है तो है केवल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के सिवा कुछ नहीं। अगर उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले दुनिया भर को कॉल नहीं करेगा, ना पापा ना मम्मी, घर किसी को नहीं, सबसे पहले अपने दोस्त को फ़ोन मिलाएगा, बोलेगा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या उससे अगर कोई गलती हो जाती तो भी वो क्या करेगा, अपने दोस्तों को ही कॉल करेगा सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए हमें से मित्र मंडली सहयोग की आवश्यकता किस एज में होती है? किशोरावस्था में। प्रौढ़ावस्था में बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये आपका ऊपर का हो जाता है, इसे किशोरावस्था से बाद की अवस्था हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन क्या कहते हैं, आवश्यकता की बात करें तो किशोरावस्था में अधिक हो जाते हैं। यहाँ वह ये समझ लेते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ आपसी का सहयोग बना करके काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे किस आयु में वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर करने में सक्षम होते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चे किस आयु में वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं? किसमें अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं? वास्तविक और आदर्श स्वयं की बात हो रही है। अब हम वास्तविक की बात करते हैं। वह व्यक्ति जो सच्चे गुणों का क्या करता है? विकास करता है। वह व्यक्ति जिसमें
कंटिन्यू करें सर? ओके, हमारा ये जो क्वेश्चन है बेटा 5वां, बच्चे किस आयु में वास्तविक और आदर्श स्वयं के अंतर करने में सक्षम होते हैं? वास्तविक और आदर्श स्वयं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तविक क्या है और आदर्श स्वयं क्या है। तो हम वास्तविक की बात करते हैं तो वह जो व्यक्तिगत है सच्चे गुणों, वह जो व्यक्तिगत है सच्चे गुणों और अपनी योग्यता को पहचानता है, और अपनी योग्यता को पहचानता है। ठीक है, तो वह हमारा वास्तविक है। और अगर हम आदर्श और हम स्वयं की बात करते हैं तो वह जो हम बनना चाहते हैं, क्या है? वह जो हम बनना चाहते हैं। स्वयं की बात हो रही है ना? अब बच्चा क्या करेगा, इनमें अंतर करने में क्या होगा, खुद को सक्षम महसूस करता है कि किस वर्ष का बालक है या बालिका है जो आपको इसमें वह अंतर कर पा रही कि वास्तविक क्या है और हम स्वयं में क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो 4 फॉर्म देखे थे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम केवल एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो बालक या बालिका बच्चे की बात हो रही है तो दोनों इसके अंतर्गत आ सकते हैं कि हमें इसमें ये देखना है कि वह किस आयु मतलब किस एज का है कि वह ये डिसाइड कर सके या वह खुद को मतलब जान सके कि वो जो वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 वर्ष, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि जो हमारा बच्चा है वो क्या करता है, 5 वर्ष के बाद तो स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8 क्लास का बच्चा किस क्लास में पहुंचेगा, 2nd या 3rd क्लास में ही पहुंचेगा ना। 9 वर्ष की बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 10 वर्ष, बिल्कुल भी नहीं। हम 11 वर्ष की बात करते हैं। क्यों 11 वर्ष की बात करते हैं? इसके पहले जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, हमने यौवना अवस्था की बात की थी, तो उसमें हमने देखा था जो लड़कियों में यौवना अवस्था प्रारंभ हो रही थी वह 11 से 13 वर्ष मानी जा रही थी। कितनी मानी जा रही थी? 11 से 13 वर्ष मानी जा रही थी। बालिकाओं में, किसमें? बालिकाओं में। और फिर हम देख रहे थे 13 से 15 वर्ष किसमें मानी जा रही थी? बालकों में। ठीक, देखते बेटा, जब हम 11 से 13 वर्ष बालिकाओं में मान रहे थे तो 13 से 15 वर्ष बालकों में मान रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अंतर करने की बात। यहाँ पे जो बच्चा है हमारा शिशु, जो भी बालक है, वह ये चीज़ को समझ रहा है कि क्या चीज़ें वास्तविक और क्या चीज़ें स्वयं है, तो उसको क्या करना है, दोनों में अंतर करना है। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर होगा 11 वर्ष, क्योंकि इसी अवस्था में बालक के अंदर क्या हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है बालिकाओं के अंदर या बालक के अंदर भी देखते, क्योंकि हमने इससे पहले आपको एक बात बताई थी, 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच में इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ये कोई क्रम नहीं है कि नहीं ठीक है हमने 10 वर्ष कह दिया तो 10 वर्ष में ही क्या हुआ, प्रारंभ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहते, चाहे वो बालिकाओं की बात करते हैं 11 से 12 भी हो सकता है, ठीक है, 12 से 13 भी, और किसी किसी का 13 से 15 भी हो सकता है, बालकों में भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। जैसे उनका खान पीन रहन सहन या उनको इन्वायरमेंट मिलेगी उसी के अनुसार उनके अंदर परिवर्तन भी होता रहेगा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़े की मरम्मत में निम्न में से कौन सम्मिलित है? निम्न में से कौन सम्मिलित है? किसकी? कपड़े की बात करें, किसकी बात करें? कपड़े की मरम्मत की बात करें कि ऐसी जो हमारे 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो पहला हम देखते हैं, कटे फटे छेद हुए कपड़ों की मरम्मत करना। तो कपड़े की मरम्मत की बात हो रही है, किसकी? कपड़े की मरम्मत की बात हो रही है। तो जब हमारा यहाँ पे मरम्मत करना आ ही गया है तो ये हमारा आंसर सही होगा, होगा कि नहीं होगा। सेकंड हम देखते हैं, बटनों, बंधनों, रिबन, लेस या आकर्षक बंधनों को पुनः लगाना। ये भी बात सही, अगर हमारे कोई कपड़े नए हैं और उनमें से कोई बटन वटन अगर कोई चीज़ निकल जाती, हमें लगता है वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो हम उसकी मरम्मत करके उसका यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलाई तथा तुरपाई को पुनः करना यदि वे खुल गई हो तो। ये भी बात सही है कि नहीं है? सिलाई तथा तुरपाई, अगर छोटी सी सिलाई या तुरपाई करके हम अपने कपड़े को नया जैसा बना सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, हम उसका फिर से क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। और वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ करके ही तो काम करते हैं ज़्यादातर, करते कि नहीं करते? अगर कोई चीज़ कुछ भी हो जाए, ख़राब हो जाए, तो सबसे पहले हम मैकेनिक के पास नहीं जाते हैं, खुद का दिमाग लगाते हैं, है ना? नहीं ठीक है, हम ऐसा करते हैं, 2-4 लोगों से फ़ोन वोन करके पूछ लिया, यार ये चीज़ हो गई,
उसने कोई अलग सलाह दी, किसी ने कोई अलग सलाह दी, तो हम उस जुगाड़ से क्या करते अपना काम चला लेते। तो यहाँ तो कपड़े की ही बात हो रही है, यहाँ तो हम पहले ही अपना दिमाग लगा लेंगे, सुई धागा से जैसे बन सकेगा उसको सिलाई भी कर लेंगे, तुड़पाई भी कर लेंगे, कौन सा वो बाहर से दिख रहा है उसे अंदर की तरफ कवर ही तो करना है, खुल ही तो गया हल्का सा, है कि नहीं। तो ये भी हमारा आंसर सही होगा, बटन में भी अंदर की तरफ से ही रहेगा। आकर्षक बंधों को पुनः लग, लेस एक बार तुम लोग छोड़ भी दोगे ना, लेकिन और चीजें नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं। कटे फटे ये भी हम अंदर की तरफ से सिलाई करते मरम्मत करते, तो बाहर से नहीं पता चला। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कपड़ों की धुलाई में निम्न में से कौन सी बात सम्मिलित है? किसकी? धुलाई की बात करें। अभी हम कपड़ों की मरम्मत की बात कर रहे थे। अब मरम्मत की बात हम क्या बात करेंगे? धुलाई की बात कर रहे हैं। तो कपड़ों की धुलाई में निम्न में से कौन सी बात सम्मिलित है? पहला देखते हैं, दाग धब्बे हटाना। बिल्कुल सही, क्योंकि कपड़े को धुलने से पहले जो भी हमारे उसमें दाग धब्बे लगे होते हैं, हम उसको क्या करते हैं? पानी में भिगो करके उसके दाग धब्बों को हटाने का प्रयास करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक कपड़े के ऐसा तो नहीं कि हम केवल एक कपड़ा अलग से भिगोते हैं उसकी सफाई करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है। क्यों होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपना डेज फिक्स किए रहते हैं, इस दिन हमें क्या करना है? कपड़े की धुलाई करना है। तो उस दिन हम क्या करते हैं, अपने सारे कपड़ों को एक साथ पानी में भिगो देते हैं फूलने के लिए। तो जो बेटा ये आपका कपड़े में दाग धब्बा लगा है, तो जब वो कपड़ा फूलेगा तो कहीं ना कहीं उसके धब्बे छूटेंगे, तो और भी कपड़ों को क्या करेंगे? वो प्रभावित करेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? दाग धब्बे को हटा देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, धुलाई के लिए कपड़ों को तैयार करना। बिल्कुल, कौन से हमारे कपड़े गंदे हैं, कौन से हमारे साफ हैं, फिर उन कपड़ों में से क्या करना है, कोई अगर बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई, कागज़ वगैरह, उसको निकाल देना। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे कपड़े में कुछ कागज़ रहते हैं, कुछ पैसे भी, कोई भी चीज़ रहती है, तो हम उसको क्या करते हैं? धुल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है? खराब हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं? धुलाई के लिए कपड़ों को तैयार करना। कैसे हमारे कपड़े हैं, उनमें कोई चीज़ तो नहीं रखी गई, कपड़े फटे तो नहीं है, उनको भी पहले से मरम्मत कर देना है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, धुलाई द्वारा कपड़े की गंदगी हटाना। ये भी सही बात है, क्योंकि धुलाई के माध्यम से तो कपड़े की गंदगी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ऐसे उसे पटकेंगे तो है नहीं, या फिर ऐसे खोल के रख दिया, पानी में भिगो दिया, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम उसकी धुलाई नहीं करेंगे, उसकी गंदगी नहीं हटाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। दाग धब्बे भी हटाएंगे, कपड़ों को तैयार भी करेंगे धुलाई के लिए, और धुलाई द्वारा कपड़े की गंदगी भी हम हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा 8 नंबर है, निम्न में से कौन से कपड़ों पर लगने वाले वनस्पति के दाग धब्बे हैं? वनस्पति मतलब हम प्राकृतिक की बात करते हैं, ठीक है। दाग धब्बे जो हमारे कपड़े पे लग जाते हैं, हम लोग कभी कुछ बाहर खाने गए, चाय वाय गिर गई, या कुछ भी खाना वाना खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कभी अगर हम उसको ध्यान नहीं देते तो हमारे कपड़े पे क्या होते हैं? वो लग जाते हैं। तो निम्न में से कौन कपड़ों पर लगने वाला वनस्पति दाग, वनस्पति की बात हो रही है, ठीक है, प्राकृतिक की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन देखते हैं, चाय कॉफी के दाग। नेक्स्ट हम देखते हैं फल के दाग, फिर नेक्स्ट देखते हैं सब्जियों के दाग, और उपयुक्त सभी। तो चाय कॉफी के दाग भी हमारा वनस्पति में ही आएगा, प्राकृतिक जगत से, वनस्पति जगत से हमें प्राप्त हो रही है चाय। फल की बात करें, ये भी हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई पेड़ पौधे से ही तो फल प्राप्त होगा, या कहीं और से प्राप्त किया जा रहा है? नेक्स्ट हमारा सब्जियों, ये भी हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारे तीनों है बेटा, ये किससे प्राप्त हो रहे हैं? वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहे हैं। किससे प्राप्त हो रहे हैं? वनस्पति जगत से हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहे हैं, तो यही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कपड़ों पर लगने वाला वनस्पति के दाग धब्बे हैं? तो ये तीनों हमारा करेक्ट आंसर होगा। चौथा हमारा दिया उपयुक्त सभी, तो हम किसके साथ जाएंगे? उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन जंतु में धब्बे की कारक है? अभी हम किसकी बात कर रहे थे? वनस्पति जगत की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात करेंगे? जंतु में धब्बे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रक्त का दाग देखते हैं। किसके देखते हैं? रक्त के दाग देखते हैं। फिर हम दूध के दाग देखते हैं, मांस तथा अंडे के दाग भी हम देखते हैं। तो ये जो हमारे तीनों हैं, रक्त, दूध और मांस तथा अंडे के दाग, ये सब हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? जंतुजन धब्बे के कारण ही प्राप्त होते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, क्योंकि मांस भी हमें किससे? जंतु से ही मिलना, अंडे भी हमें वैसे दूध से भी, रक्त के दाग हमारे कभी कभी होते हैं ना, जब मुर्गा वर्गा कटता है तो उसके दाग क्या होते हैं? कपड़े पे लग जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन तैलीय धब्बे के कारक है? कि हाँ, तैलीय धब्बे की बात हो रही है। किसकी हो रही है? तैलीय धब्बे के कारक की बात हो रही है। अभी तक हमने वनस्पति की बात की, जंतुमय की बात की, अब हम तैलीय धब्बे की बात करते हैं। तो सबसे पहले तैलीय धब्बे में तेल आ जा रहा है, बिल्कुल सही है। घी आ जा रहा है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मक्खन आएगा, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। पहले ये ठोस रहता है, लेकिन जैसे ही ताप के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? पिघलने लगता है ना, द्रव्य फॉर्म में हो जाता है। मक्खन के साथ भी वही चीजें होती हैं। तो ये जो हमारा तीलो है बेटा, क्या है? तैलीय धब्बे। तैलीय धब्बे, तीन ही प्रकार के हमारे धब्बे हो रहे थे, देख रहे थे हमने। एक हमने खनिज जानतो देखा, प्राकृतिक देखा और तैलीय देखा। इसका आंसर हमारा क्या होगा? सही, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन खनिज धब्बे के कारक है? किसके हैं? खनिज धब्बे की हम बात कर रहे हैं। स्याही व दवाई, जंग, कोयला या तारकोल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे स्याही व दवाई भी बेटा खनिज धब्बे में आ जाएगी। जंग भी आ जाता है, ठीक है, और कोयला और तारकोल भी आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो हमने इसके साथ ही साथ देखिए जो हमें धब्बे के मिलते जा रहे कारक, तो हम ये देखिए कितने प्रकार के वो हमारे बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था वनस्पति जगत, देखा था। इस क्वेश्चन से हमें फायदा हो वनस्पति जगत। फिर हमने देखा जंतु जगत। फिर इसके बाद हमने इसके पहले हमने क्या देखा था? खनिज जगत। एक हमने और देखा था, इसमें जंतु था, खनिज था, वनस्पति। तो और एक हमारा क्या था इसमें, इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी हमारा एक दिया हुआ था। तो हमारे चार दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? चार दिखा रहे थे ना। तो ये जो चारों हमारे थे वो हमारे क्या पा गए? हमें ये पता चल गया कि हमारे चार प्रकार के धब्बे कारक हो रहे थे, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। कौन सा अभिकर्मक निम्न में से कौन सा सामान्य अभिकर्मक है? निम्न में से कौन सा क्या करता है? सामान्य अभिकर्मक है। तो हम इसमें देते अभिकर्मक का मतलब होता है एक पदार्थ या यौगिक जो किसी प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। एक पदार्थ या यौगिक, एक पदार्थ या यौगिक जो किसी क्रिया को सुविधाजनक बनाता है, जो किसी क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। सुविधाजनक बनाता है। तो हमें ये पता है कि अभिकर्मक क्या हो रहा है? एक पदार्थ या यौगिक जो किसी क्रिया को सुविधाजनक क्या कर रहा है? बना रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सामान्य के स्टार्च की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टार्च की बात करते हैं। फिर बबूल या बबूल की गोंद की बात करते हैं, बोरेक्स की बात करते हैं और जिलेटिन या फिर उपयुक्त सभी। तो हम इसमें देखते हैं जो बेटा हमारा स्टार्च है, बबूल की गोंद, तो ये क्या करे? एक पदार्थ या यौगिक जो किसी क्रिया को करने में क्या करे? सुविधाजनक बना। तो इसमें हमारा स्टार्च भी आता है, बबूल का गोंद भी आता है, बोरेक्स तथा जिलेटिन भी आता है और उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वही एक ऐसा पदार्थ या यौगिक की बात हो रही है जो किसी क्रिया को क्या करे? करने के लिए सुविधाजनक बना रहा है, एक तरीके से उसको मार्ग दे रहा है या फिर माध्यम बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च निम्न में से किससे प्राप्त होता है? क्या है? स्टार्च निम्न में से किससे प्राप्त होता है? पहले हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं गेहूं, सही बात, गेहूं से हमें स्टार्च प्राप्त होता है। चावल, इससे भी प्राप्त होता है, ठीक है। अरारोट या टेपियोका, टेपियोका होता है बेटा साबूदाना, साबूदाना हम इसको बोलते हैं, ठीक। टेपियोका का तात्पर्य साबूदाना से, अरारोट और उपयुक्त सभी। तो स्टार्च हमें गेहूं से, चावल से, मैदा से, अरारोट या फिर आलू, किसी भी चीज से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारे तीनों आपके ऑप्शंस है सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं किससे प्राप्त हो रहा है। गेहूं, चावल, अरारोट, टेपियोका मतलब साबूदाना, जिसमें क्या लसलस थोड़ा सा पदार्थ होता है, वो हमारा क्या होता है? स्टार्च होता है। और जब ये बाद में सूख जाता है तो सूख करके क्या होता है? एक पाउडर का रूप ले लेता है, उसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, ठीक, वह हमारा स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त सामान्य विलायक है। किसमें? ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त सामान्य क्या है? विलायक है। तो पहला है हमारा परक्लोरोएथिलीन,
फिर पेट्रोलियम, फिर फ्लोरोकार्बन विलायक, उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो रहा है कि हमें इसमें हमारा जो आंसर होगा ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त सामान्य विलायक की बात हो रही है, तो हमारे सारे के सारे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होंगे कि हमारी क्लीनिंग मतलब क्या, सफाई की बात हो रही है, कपड़े को सफाई करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, तो ये हमारा जो आंसर होगा करेक्ट होगा। ठीक, उपयुक्त सभी पर क्लोरोकेथिलीन, पेट्रोलियम विलायक और फ्लोरोकार्बन विलायक की हम इसमें बात करते हैं। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर से, क्योंकि यहाँ पे धुलने की बात हो रही है, चीज़ों को सुखाने की बात हो रही है, एक माध्यम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, वस्त्रों को धोने से क्या लाभ है, तो यहाँ पे हमारा का थ्रो हो जाएगा। वस्त्रों को धोने से लाभ है, धोने से क्या लाभ है। ठीक, धोने से क्या लाभ है, सबसे पहले स्वतः साफ हो जाते हैं, वस्त्र हमारे क्या है, वस्त्र साफ हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात। अगर हम वस्त्रों को धुलेंगे तो उससे क्या होगा, वस्त्र क्या करेंगे, स्वयं पे स्वयं वो साफ हो जाते हैं। अब इसकी बात हम बात करते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, भी बात बिल्कुल से। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो हम लोग एक कपड़े को 2 या 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें से क्या होती है, महक आने लगती है, आती कि नहीं आती, गंध आने लगती है। जो हमारा पसीना होता है, जब वो कपड़ों को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, तो उसमें क्या हो, महक आने लगती है। ठीक, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बिल्कुल। अगर हमारे कपड़े अच्छे से साफ सुथरे रहेंगे, है ना, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो इनमें से सभी, तो हमारा वस्त्र को धोने से क्या लाभ है, इनमें से सभी है, क्योंकि वस्त्र हमारे साफ भी हो जाएंगे, वस्त्रों की दुर्गंध भी दूर हो जाएगी। इससे हम किसी के पास बैठ भी सकते हैं। अगर आपके वस्त्र से मान लो किसी प्रकार की दुर्गंध आती है, तो आप किसी के पास बैठने में कंफर्ट फील नहीं करोगे, करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। हमें ये लगेगा ना, आप ऐसा करते हैं, आज यहाँ नहीं उसके बगल पीछे बैठ जाते हैं, है कि नहीं। आजकल क्या होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हमारे वस्त्र पे एक वाइट कलर का, देखो जब पसीना सोखता है ना, तो वाइट कलर के ऐसे प्रकार के दाग पड़ जाते हैं। ठीक है, जब हम उसे घर में जाकर धुलते हैं तो वो साफ हो जाता है ना। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इनमें से सभी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि वस्त्र को धोने से हमारे सभी लाभ होते हैं, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है, किस अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है। ठीक, सर्वाधिक तेज की बात करा है, तो हमारे पास 4 अवस्थाएं दी हुई है। पहला है हमारा बाल्यावस्था, फिर है हमारा किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 4 अवस्थाओं की हमने बात की। बाल्यावस्था की हम देखते हैं, तो बाल्यावस्था हमारा 6 से 12 माना जाता है। इसे भी 2 भागों में, यहाँ पे भी हम 12 से 18 देख रहे हैं। तो इन दोनों को क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। हमारा पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। इसमें दे रहा है कि विकास की गति सर्वाधिक क्या होती है, तीव्र होती है ना, सर्वाधिक तेज होती है। तो अगर हमारा इस तरीके से दिया होता पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो हमारा करेक्ट आंसर अलग होता। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, किशोरावस्था। विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है। जब यहाँ पे हल्का सा वृद्धि की बात नहीं करें, विकास के डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, ग्रोथ की यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं करें कि नहीं ग्रोथ कहा गया, ऐसा नहीं। किसकी बात करें, विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो गति सर्वाधिक तेज होगी किशोरावस्था में। ठीक है, किसमें होगी, किशोरावस्था में। प्रौढ़ावस्था में नहीं, तो प्रौढ़ावस्था में। किशोरावस्था समाप्त होते होते हमारे अंदर ये वृद्धि, ये विकास क्या क्या धीरे धीरे जाकर के थोड़ा सा कम होने लगता है। ठीक है, वृद्धावस्था में बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो किसमें, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि मानी गई है, किसकी, किशोरावस्था की, मतलब उसका टाइम पीरियड्स कितना हमारा होता है, 12 से 18 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 16 से 22 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, अभी हम इसके पहले किशोरावस्था स्टार्टिंग से अभी तक हम देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, कि किशोरावस्था की अवधि हमारी कितनी मानी गई है। तो यहाँ पे देखते हैं 12 से 18 वर्ष, 12 से 18, 15 से 20 नहीं, 20 की हो जा रही है ना, 16 से 22 बिल्कुल नहीं, 20 से 25 बिल्कुल नहीं, 12 से 18 वर्ष हमारी किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किशोरों में विकास की गति, किशोरों में विकास की गति तीव्र होने का कारण है। अभी हम इससे पहले देख रहे थे किशोरों में किस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है, तो हमने वहां पे देखा था किशोरावस्था, यही देखा था। सेकंड हमारा क्वेश्चन उसी को उलट दिया गया कि किशोरों में विकास की गति तीव्र होने का कारण क्या है, विकास की गति तीव्र होने का कारण क्या है। हार्मोन्स की गतिविधि, खान पान का प्रभाव, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वयस्कता हो सकता था,
या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सबसे करेक्ट खान पीन का प्रभाव तो बेटा होता है, लेकिन यहाँ पे तीव्र की बात करें, मुख्य की हम बात करते हैं तो हार्मोन्स की गतिविधि, क्योंकि इनकी गतिविधि के कारण हमारे जो शारीरिक डिसबैलेंस होते हैं या परिवर्तन होता है तो किनके हार्मोन्स के कारण ही होता है। खान पीन का प्रभाव तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर मुख्य की बात करते हैं, प्राथमिकता की बात करते हैं, तो हार्मोन्स की गतिविधि को ही हम देते हैं। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए व बी होता तो वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल ए के हार्मोन की गतिविधि, तो हम हार्मोनों की गतिविधि ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य पोषक तत्व है, किसकी बात कर रहे हैं? अनिवार्य पोषक तत्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनिवार्य मतलब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, कि हमारे शरीर का किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, उसे ऊर्जा कैसे मिले, किस प्रकार से वह क्या कर रहा है, कार्य कर ले रहा है, तो किस कैसे, कि जो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा व इनमें से सभी। आंसर तो हमारा इसका करेक्ट इनमें से सभी होगा, करेक्ट द आंसर इनमें से सभी। लेकिन प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में? सेल्स का निर्माण करता है, टिश्यू का अगर क्या करता है टूट फूट हो जाती है तो उनकी मरम्मत का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। फैट हमारी बॉडी में क्या करता है? ये भी ऊर्जा देने का ही कार्य करता है कि नहीं करता? तो तीनों हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है। तीनों की कमी हो जाए तो किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में बाधा हो सकती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और इसके साथ ही बेटा खनिज लवण, जल और विटामिन्स, ये 6 हमारे पोषक तत्व माने जाते हैं जो हमारे शरीर के क्या होते हैं? अनिवार्य माने जाते हैं। इसमें कि हमारे विटामिन, खनिज लवण, जल, ठीक है। इसमें हमारे 4 हमारे क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं, 2 हमारे क्या होते हैं? अकार्बनिक तत्व माने जाते हैं। तो ये जो हमारा तीनों आंसर इनमें से सभी, अगर इन 3 की जगह मान लो ये 3 भी दे दिया जाए, खनिज लवण, जल या विटामिन भी दे दिया जाए, तो हमारा ऑप्शन जाकर के सही होगा। ऐसा नहीं कि अगर इनमें से कोई एक दे दे तो हम उसको काट दें। हमारे शरीर के अनिवार्य पोषक तत्व में 6 के 6 पूरे हमारे पोषक तत्व आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन की हम बात करें तो इनमें से हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या है? सूक्ष्म मतलब कम, या हम थोड़ी की बात कर दें या अल्प की बात कर दें, अल्प मात्रा में, ठीक। सूक्ष्म पोषक तत्व है आयोडीन, लौह, कैल्शियम, बिल्कुल तीनों, क्योंकि ये आयोडीन, लौह, कैल्शियम हमारे खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। अभी हम जब इसके पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम बात करते हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल और विटामिन की बात कर रहे थे, तो ये हमारे क्या हो रहे थे? आवश्यक पोषक तत्व माने जा रहे थे। तो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो आयोडीन, लौह, कैल्शियम इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में चाहिए, जरूर आवश्यक बिल्कुल है, क्योंकि इनके बिना भी क्या करेगा? हमारे शरीर में गति नहीं होगी, कहीं ना कहीं वृद्धि प्रभावित होगी, है ना। तो ये हमारे खनिज लवण से, तो हमारी बॉडी का जो 4% हिस्सा होता है, कितना? 4% जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है वह खनिज लवण से बनता है। किससे बनता है? खनिज लवण से। और 96% हिस्सा हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और हम विटामिन, जैसे विटामिन से ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन हम इसमें मान लेते हैं। तो हमारा 96% हमारे शरीर का जो भाग होता है इन सभी पोषक तत्व पदार्थों से मिलकर बनता है, 5 के 5, लेकिन जो हमारा 4% हिस्सा होता है वह हमारे खनिज लवण से मिलकर बनता है। इसमें भी हमारा 2% हिस्सा कैल्शियम लेके चला जाता है, 2% कैल्शियम और 2% कैल्शियम और 1% फास्फोरस, और जो हमारा 1% बचता है वो सभी हमारे और लेके चले जाते हैं, ठीक है। खनिज लवण को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, हमारा प्राथमिक और द्वितीयक हो जाता है। प्राथमिक में हमारे कैल्शियम आ जाता है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हमारे शरीर में कितना? 2% इसका, क्योंकि हमारी हड्डियों में, हड्डियाँ कैसे बने? कैल्शियम से ही तो इसका निर्माण हो रहा है ना। तो हड्डी 2%, 1% हमारा फास्फोरस और जो 1% बेटा हमारा बचता है वो अन्य तत्व लेके चले जाते हैं, उनसे उनका निर्माण होता है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा वृहत पोषक तत्व की बात हो रही। क्या हो रही? वृहत पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व क्या है इसकी बात? वृहत मतलब अधिक की बात करें। अब हम इसके पहले सूक्ष्म बता रहे थे, सूक्ष्म मतलब कम या थोड़ा, वृहत मतलब अधिक। वृहत
अधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अधिक पोषक तत्व की हम बात करें, पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा उपयुक्त सभी। इसके पहले भी इसको जो देखा था उसमें हमने इस पार्ट्स को देखा था ना, पोषक तत्व हमारे क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन भी और फैट भी, और इसके साथ ही खनिज लवण। लेकिन ये हमारा सूक्ष्म में आ जाएगा बेटा, खनिज लवण और विटामिन सूक्ष्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? विटामिन सूक्ष्म में आ जाएगा, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व में आएगा। ये हमारा सूक्ष्म पोषक, लेकिन इसके बाद जो हमारा जल होगा बृहत में आएगा, ठीक, जल हमारा बृहत में आएगा। तो ये 4 के साथ जो हमारा 5वां है जल, ये भी हमारा बृहत में आएगा, लेकिन ये जो हमारे 2 पार्ट्स है खनिज लवण और विटामिन, ये हमारे सूक्ष्म में आएंगे, ठीक, किस में आएंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व में आए जाए, क्योंकि इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है ना, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति। कैसे पूरी तरह की बात? सामाजिक रूप से पूरी तरह मतलब तीनों दशा की बात हो रही है। शारीरिक की भी बात हो रही है, किसकी? शारीरिक की भी बात हो रही है, साथ ही भावनात्मक की भी बात हो रही है, सामाजिक की भी बात हो रही है, ठीक है, तीनों की बात हो रही है, तीनों की बात हो रही है। शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। क्या है? पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। यह केवल रोगों को अशक्तता के न होने की स्थिति है। रोगों अशक्तता के न होने की स्थिति। यह परिभाषा किसकी है? WA, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एंजेल, ICMR, इनमें से कोई नहीं। ICMR, ठीक। एंजेल, हम सबको पता है कि एंजेल जो हमारे बजट के नियम दिए थे, है ना, बजट के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? एंजेल ने ही किया था, और इनकी आलोचना भी हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन। हम WHO की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जो हमारी परिभाषा है, हमारा WHO कहता है। WHO कहता है कि हमें केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहना है, हमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तीनों रूप से क्या होना है? स्वस्थ रहना है। स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक तीनों रूप से हमें जो स्वस्थ रहने की बात करते हैं, कौन करता है? WHO कहता है, ठीक है। WHO तीनों शारीरिक, भाव, जहां भी आपको दिखता है शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, सभी की बात करें, पूरी की बात करें। ऐसा नहीं कि हम शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं? मानसिक रूप से कमजोर है। जब हमारे मन में कुछ और चला, लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति, पर हमारे मन में तरह तरह की बातें चल रही है, तो हम क्या करें? अस्वस्थ माने जाएंगे, स्वस्थ नहीं माने जाते हैं। WHO का मानना है कि जो भी चारों तरफ सर्वांगीण विकास की बात करता है, कि शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, जो सभी प्रकार से स्वस्थ होते हैं, वही व्यक्ति स्वास्थ्य की स्थिति में आता है। कौन मानता है? WHO। एंजेल ने देखा कि बजट के नियम का प्रतिपादन किए थे, ठीक। ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च, यह एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? किसने? संपूर्ण खाद्य पदार्थों को। ये सब हमारा NCERT का ये बेटा। संपूर्ण खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, बिल्कुल भी नहीं। 3, 5। कितने में विभाजित किया गया है? 5। 8 में बिल्कुल भी नहीं किया गया, 5 में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी आहार है। शाकाहारी आहार है खाद्यान्न, सब्जियां, फल व उपयुक्त सभी। खाद्यान्न, सब्जियां, फल व उपयुक्त सभी। शाकाहारी की बात कर रहे हैं, तो शाकाहारी के अंतर्गत ये हमारे तीनों आएंगे, ठीक है, सब्जियां, फल तीनों। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ग के लोगों में फास्ट फूड की प्रकृति अधिक पाई जाती है? किस वर्ग? फास्ट फूड मतलब जो आप लोग खाते हो, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, जो भी चीज़ें फुल्की उल्की खाते रहते हो, सब ये फास्ट फूड की बात हो रही है। तो किस वर्ग में अधिक पाई जाती है? अब देखो, जो बच्चा जब बालक होगा तो उसे तो अभी समझ ही नहीं होगी, जो पेरेंट्स ने खिलाया वो खा लिया, ठीक। किशोरों में, दोस्तों की संगति में आता है ना, सहयोग के, यहाँ पे देख रहे थे दोस्तों की मंडली की बात करें, सहयोग की बात कर रहे थे, तो किशोरों में, तो जब बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, दोस्तों की संगति में पहुंचता है, तो फास्ट फूड में अधिक चला जाता है। उसके लिए दोस्त, चलो ठीक है, आज क्या करते हैं, स्कूल से छूटेंगे, कोचिंग से छूटेंगे, फुल्की खा लेते हैं, या चलते हैं चाउमीन खाते हैं, वो कुछ भी फास्ट फूड कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक खाया जा रहा है प्रकृति में? तो बेटा किशोरों में।
वयस्क में बिल्कुल नहीं, वृद्धों, वृद्ध तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको तो कहते क्या खा रहे हो, अगर चाउमीन खाने की बात कर रहे हो कहते क्या केचुए की तरह खा रहे हो, कहते कि नहीं कहते, है ना, जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं पसंद है। वयस्क थोड़े समझदार हो जाते हैं, कभी ठीक है कभी चल गया लेकिन डेली नहीं चला। परिसेच की अवस्था जो होती है, तूफानी वर्ष, हमारे इसको तूफानी अवस्था के नाम से जानते हैं ना किशोरों को, तो इसमें क्या करते हैं, इनके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इनको क्या करना है, फास्ट फूड की प्रकृति अधिक पानी है। अब आज के लिए बस इतना ही।